So now we are going to discuss a new topic, very important topic here. So in this topic we are going to discuss some functions and their graph. कुछ functions के type हम लोग पढ़ने वाले हैं और उन functions के graph हम लोग देखने वाले हैं. So what are that type? यहाँ पे हम लोग इसमें 7 types पढ़ेंगे function के. First type है identity function. The name of the second type is constant function. Third type is polynomial function. Fourth type is rational function. फिफ्थ टाइप इज मॉडुलस फंक्शन. ये तीनों फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ सिग्नम फंक्शन एंड सेवंथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो दिस मॉडुलस, सिग्नम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर लिटिल बिट इंपॉर्टेंट हियर एंड दिस इज न्यू फॉर you also. And this identity, constant, polynomial, rational functions, you are already familiar with this type of functions, right? So now let's start with this type, with this first type of the function, identity function से start करते हैं. What is this identity function? So let us discuss this type of functions in little bit detail. So let us start with this function. So look at this identity function here. Let R be the set of real numbers. Define the real valued function f. R tends to R by y is equals to fx is equals to x for each x belongs to R. Such a function is called the identity function. Here the domain and range of f are R. The graph is a straight line as shown in figure 2.8. It passes through the origin. Okay, so let me explain this identity function. So basically R with a set of real numbers. R हमें पता है capital R real numbers होते हैं. So define a real valued function. So basically it is a real valued function. So real valued functions we have already discussed. तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है f r tends to r. So तो पहली चीज यहाँ पे इन्होंने बताई हमें, जो फंक्शन है इधर सेट A के अंदर भी रियल नंबर है और सेट B के अंदर भी रियल नंबर होंगे, राइट? सेकेंड थिंग, बाय y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स. सो जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा. द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. व्हाट डज इट मीन एफ एक्स इक्वल टू एक्स? का मतलब ये है कि फंक्शन का जो y की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ y इन द फंक्शन इज इक्वल टू एक्स. सो इस तरह का फंक्शन होगा y इक्वल टू एक्स. सो y का मतलब है यहाँ पे y मीन्स एफ एक्स. y means fx here, right? So for all x belongs to real number, such a function is called identity function. ऐसे फंक्शन को identity function बोलते हैं, right? कैसे फंक्शन को? जिसमें देखो x की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 हो, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 हो, x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 3 हो. आइडेंटिटी मतलब सेम रहनी चाहिए, राइट? सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एरो डायग्राम टू यू, सो देन इट विल बी मोर क्लियर. एक एरो डायग्राम से आपको समझाता हूं. लुक एट दिस, लुक एट हियर. सपोज दिस इज अ फंक्शन a, ये सेट a है और ये सेट b है. वो कहते हैं सेट a के अंदर भी रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है और यहाँ पे भी रियल नंबर है. तो फंक्शन किसका है? रियल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, जो वहां पे डिफाइन कर रहे हैं. तो उनका कहने का मतलब ये है, इसको फंक्शन को समझते हैं एग्जांपल से. तो देखो रियल नंबर 0 1 2 3 4 भी हो सकते हैं और एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इधर भी रियल नंबर है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, राइट? इसके अंदर x की वैल्यूज होती हैं और यहाँ पे होता है y. तो y को ही हम लोग fx बोलते हैं फंक्शन, राइट? अब देखो फंक्शन मैंने बोला तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स, ठीक है? और वी कैन से दैट fx इक्वल टू एक्स. तो अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इफ x इज 0? इट्स 0. इफ x इज 1, व्हाट इज y? इट्स 1. इफ x इज 2 तो y क्या होगा? 2. तो ये सेम रहता है, जो x रहेगा वही y की वैल्यू होगी. अगर x -1 होगा तो व्हाट इज y? इट्स -1. इफ x इज -2 तो व्हाट इज y? तो y भी -2 होगा. x 3 है तो y क्या होगा? -3. क्यों? क्योंकि x तो y के इक्वल है. सो इसमें दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी का मतलब जब x की वैल्यू अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 रहेगी. आइडेंटिटी रहती है, सेम रहती है, राइट? सेम टू x, right? I hope this thing is little bit clear to you now. So now come back here. If you look at here, the domain and range of a function is R. तो फंक्शन की जो डोमेन है और रेंज है वो रियल नंबर ही रहेगी, ओके? एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर एंड इट पासेस थ्रू द ओरिजिन. सो तो इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा
और ओरिजिन से पास करेगा। लेट मी शो यू द ग्राफ, लुक एट दिस ग्राफ, दिस इज द ग्राफ फॉर दैट फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन के लिए ग्राफ है। तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और वी कैन से दैट y इक्वल टू एक्स। तो देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, x 6 तो y भी 6, x 8 तो y भी 8, एंड x -2 तो y भी -2। सो लाइक दिस ये ग्राफ बन जाएगा। सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एंड इट ऑलवेज passes थ्रू origin, right? So this is the graph for identity function. सो किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? सो यू नो हाउ टू फॉर्म अ ग्राफ। तो जैसे फंक्शन था y इक्वल टू एक्स, सो ग्राफ बनाने के लिए यू नीड सम पॉइंट्स ऑन टू ड्रॉ ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन पे ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए आपको, तो आप फंक्शन से पॉइंट फाइंड कर लीजिए। अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आता कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, सो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, x को 0, y 0, 1 1 2 2, -1 -1, -2 -2. So like this, find the values and draw it on the x-axis and y-axis on the Cartesian plane. Then you will get the graph. So this is the identity function. I hope this identity function is clear to you. Now let's move to the next type of function. So look at this constant function. Define the function f r tends to r by y is equal to fx is equal to c, comma x belongs to r, where c is constant and each x belongs to r. Here domain of f is r and its range is c. Okay. So let me explain this function to you. Constant function क्या होता है? उसका नाम बता रहा है constant. जो function constant हो, constant means fixed value हो जिसकी, fixed value means जैसे f(x equal to 2), वो फंक्शन हमेशा 2 ही आता हो। एग्जांपल ले, वो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 5 आती हो, फंक्शन 5 ही रहे ऑलवेज, राइट? So that type of function is called as constant function, which is always a fixed value, which is having always a fixed value, is called as constant function. Let me explain these lines here. Suppose it is a real number, it is given here, define a function f, तो function f होगा real number to real number, right? और function क्या होगा, y is equal to fx equal to c, where x belongs to r, where c is a constant and each x belongs to r, right? So let me explain this line to you. इसको एरो डायग्राम से अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये कहना चाहते हैं, सपोज ये यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे, यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, r टेंड्स टू r। तो रियल नंबर का रियल नंबर के साथ फंक्शन ये है, ठीक है? यहाँ पे रियल नंबर होंगे तो 0 1 2 3, -1 -2 -3 and so on this side, and here also 0 1 2 3 and so on, -1 -2 -3 and so on, right? सपोज ये सेट A है और ये सेट B है, सेट A के अंदर भी रियल नंबर है, सेट B के अंदर भी रियल नंबर है। इसके अंदर बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन होगा fx, इसके अंदर fx होगा। सो दैट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन हियर, आगे अगर आप बढ़े, सो y किसके इक्वल है, फंक्शन fx के, ठीक है? सो दिस fx इज इक्वल टू y हियर एंड इज इक्वल टू c के इक्वल है। सो नाउ लेट इसको मैं लेट कर लेता हूं, लेट c इक्वल टू 2, c कुछ भी हो सकता है, c में भी एनी कांस्टेंट हियर रिटर्न, राइट? c कुछ भी हो सकता है, c कोई कांस्टेंट 2 मैंने लेट कर लिया, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? सो दिस फंक्शन विल बिकम y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2। fx की वैल्यू हमेशा 2 ही आने वाली है, राइट? अब यहाँ पे देखो x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, x होगा रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी हो, देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, फंक्शन कम्स आउट टू बी 2, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू फिक्स है, फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन 2 ही रहेगा ऑलवेज। fx को हमने 2 लेट कर लिया, c को मैंने ले लिया यहाँ पे 2, राइट? सो व्हेन इट इज 1, x की वैल्यू 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इट्स 2। अगर ये -1 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 2, अगर ये -2 है तो तब भी फंक्शन की वैल्यू 2, -3 है तब भी फंक्शन की वैल्यू 2, 2 है तब भी 2। इफ x is 3, what is fx is again it's 2, right? If it is 3 then it's 2।
So if you look at this, for all the real values of x की कुछ भी real values लें हम लोग, right, whatever with the real numbers, x का कोई भी real number अगर लें हम लोग, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। फिक्स रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होती है। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा 2 यहाँ पे फिक्स है। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन को c लिया है यहाँ पे, तो c में भी एनी नंबर, तो c क्या होगा? c कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको समझाया है 2 लेके, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और इसमें देखिए फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, आगे देखिए डोमेन ऑफ एफ इज आर। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन मीन्स होता है सेट ऑफ, व्हाट इज डोमेन? डोमेन मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट जो रिलेशन में हो, तो सेट ए के एलिमेंट तो सारे रिलेशन में है। तो रिलेशन इसमें सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? रियल नंबर्स। तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया इस लाइन में कि जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर आर, ठीक है। डोमेन होगा रियल नंबर आर। और रेंज की अगर बात करें, व्हाट इज रेंज? सो रेंज उन्होंने बताया रेंज इज सी। रेंज इज सी। रेंज क्या होगी? सी होगी। तो व्हाट इज रेंज? रेंज होती है सेट बी के एलिमेंट, ठीक है। सेट बी के एलिमेंट, सेट बी कहाँ पे है? यहाँ पे है। और सेट बी के वो वाले एलिमेंट जो रिलेशन में हो। तो कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है? केवल एक ही एलिमेंट रिलेशन में है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो 2 इज द रेंज, ओनली 2, ठीक है। और जनरल, अगर जनरल वे में देखें, यहाँ पे सी हमने लिया था, कोई भी कांस्टेंट ये कोई भी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो सपोज दैट नंबर इज सी, उसको हमने सी ले लिया है, राइट। सो रेंज इज इक्वल टू सी इन दिस केस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज रेंज इन दिस केस and how to find out the domain in this case of a constant function and what is constant function, right. Now let us look at the diagram for this constant function. So the graph for a constant function is a line parallel to x axis. ये जो ग्राफ होता है इसका कांस्टेंट फंक्शन का, हमेशा एक लाइन आती है। और कैसी लाइन आती है? जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 3, for each x belongs to R, then its graph will be a line as shown in the figure 2.9. So अगर आप फिगर 2.9 देखेंगे तो fx इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा फिगर कैसे बनी है। fx दे रखा है 3, ठीक है। इसका मतलब है y इक्वल टू 3। सो हमें पता है y इज इक्वल टू 3 क्या होता है? हमें पता है इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड पासिंग थ्रू 3 से पास करेगी। कैसे पता लगा x एक्सिस के पैरेलल होगी? दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 9th एंड 10th क्लास। सो अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप इसमें पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट फाइंड करने का मतलब है x और y की वैल्यूज। अगर आप x को यहाँ पे 0 लेते हैं तो y तो फिक्स है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, y तो हमेशा 3 ही रहेगा। x को आप 1 लें तो y 3 रहेगा, -1 लें तब भी 3 रहेगा, 2 लें तब भी 3 रहेगा, -2 लें तब भी 3 ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। तो y की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो आपने देखा x की कुछ भी वैल्यू हो, y की वैल्यू फिक्स है। इन पॉइंट्सों को मार्क कर दें। देखो 0, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा? 3। तो x 0 y 3 पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। सेकंड पॉइंट मार्क करते हैं 1,3, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे। सेम 2,3, 2,3 भी यहीं पे आएगा। -2,3 यहाँ पे आएगा, 1, यहाँ पे आएगा। अगर -4 लेंगे तब भी ये 3 रहेगा, 6 लेंगे तब भी 3 रहेगा, -8 लेंगे तब भी 3 रहेगा, 4 लेंगे तो 3 रहेगा, 6 लेंगे तब भी 3 रहेगा। y की वैल्यू तो 3 फिक्स हो गई है। और इन पॉइंटों से अब जब हमने एक लाइन बनाई, सो इट इज अ लाइन ऑब्टेन्ड एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू y इक्वल टू 3। सो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन? सो इससे एग्जांपल से हमने ये सीखा। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। कैसी स्ट्रेट लाइन? दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, right. I hope this constant function is now little bit more clear to you. Now look at this next function. The third type of the function is polynomial function. So look at this written here. What is polynomial function? Polynomial function. A function f r tends to r is said to be polynomial function if for each x in r
y is equal to fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a(n)x power n, where n is a non-negative integer and a0 comma a1 comma a2 comma an belongs to R. ओके, सो दिस इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। सो बेसिकली जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है पोलिनोमियल किस तरह का दिखाई देता है, लेट मी ये आप हमें पता है पहले से ही। पोलिनोमियल लुक लाइक दिस। So this is the general form of the polynomial is written. So polynomial a naught, this is a1x. What is this a1 and a naught here in this case is a naught, a1, a2, an are the real numbers. ये कोई भी numbers हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। तो पहले मैं इसकी पहली टर्म ही लिखता हूं यहाँ पे। So look at this example here. Let me write the example here. So ये polynomial होगा y is equal to, और वी कैन राइट इट एज fx इज इक्वल टू, इन दिस केस a नोट अगर कोई नंबर है, सपोज आई लेट इट एज 2, तो ये पोलिनोमियल हो सकता है एक ही टर्म अगर है। सो लेट मी राइट द अनदर एग्जांपल, द पोलिनोमियल लाइक दिस आल्सो, इफ a नोट इज एनी नंबर 2 एंड दिस a1 इज एनी नंबर 3 एंड दिस x एज इट इज, सो ये भी पोलिनोमियल है 2 + 3x, 2 इज आल्सो पोलिनोमियल। लेट मी राइट द अनदर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एक टर्म और लिख दूं मैं यहाँ पे जो इन्होंने लिखी हुई है, इफ यू लुक एट दिस a2x स्क्वायर, a2x स्क्वायर। सो सपोज ये तो मैंने 2 लिया था, ये 3x था। सपोज a2 को ले लेता हूं 4x स्क्वायर। सो इज इट पोलिनोमियल? ये भी पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ठीक इसी तरह से ऐसे हम लोग इसको डॉट 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 आगे की टर्म्स आती जाएंगी, an xn कुछ भी हो सकता है। तो ये एक टर्म पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 पे भी रुक सकता है, 4 टर्म्स भी हो सकती हैं, 5 टर्म्स भी हो सकती हैं पोलिनोमियल में। सो बेसिकली दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। वन इंपॉर्टेंट थिंग कीप इन योर माइंड इज दैट इन दिस n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर n नेगेटिव इंटीजर्स हो गया तो ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं रहेगा, राइट। एंड a नोट, a1, an आर द बिलोंग्स टू r। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये और यहाँ पे जो an है, a नोट, a1, a2, an, ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। x आपको पता ही है वेरिएबल है और उसकी पावर है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप देखेंगे तो पोलिनोमियल इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, is said to be a polynomial function if for each x in R y is equal to this। अगर ये y होगा for each and every value of x in R, so then it is called as polynomial function, right। सो अगर फंक्शन पोलिनोमियल की फॉर्म में होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर हुआ होगा कि पोलिनोमियल, इस तरह के फंक्शन को पोलिनोमियल बोलेंगे। 2 + 3x 2 + 3x + 4x स्क्वायर। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज polynomial function। So look at this here, the function defined by fx equal to x³ - x square plus 2। So is it polynomial function? Yes, it's polynomial function, क्योंकि x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो हमें पोलिनोमियल की डेफिनेशन याद होगी, the polynomial is a mathematical expression in which the power of variable is a whole number। होल नंबर्स पावर होती थी 0, 1, 2, 3, x की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, राइट। सो इज इट पोलिनोमियल? यस, इट्स अ पोलिनोमियल फंक्शन। लुक एट दिस एग्जांपल, इज इट अ पोलिनोमियल फंक्शन? x पावर 4, यस पावर 4 है तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर। √2 है, इसकी कांस्टेंट की पावर चेक ही नहीं करते हम लोग। x की पावर कितनी है? 1 है, सो इट्स नॉट नेगेटिव। सो वी कैन से दैट दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शंस, राइट। Whereas the function h defined by x equal to, look at this function here, so this is the example of a not polynomial function। ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। देखो इसमें x की पावर कितनी आ गई? 2/3। so x power must be a whole number। so if you talk about the polynomial function, so the power of x must be always whole number। whole number होनी चाहिए पावर, always be a whole number। so then in that case it is called as polynomial, right। to be polynomial function, polynomial function होने के लिए जो x की पावर है, x को मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल उसमें,
So power of x always be a whole number and it cannot be negative. तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2/3 आ रही है. So if x power is 2/3 in this case, so this function is not polynomial function. यहाँ पे 1 आ रही है, तो अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं आई, मान लो एक एक्सप्रेशन है जिसमें, इसको यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ. एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन है एफ एक्स, इसको माना x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 2x की पावर 7 और यहाँ पे आ गया x की पावर 3/4. ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें, यहाँ पे ये पावर ठीक है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है, होल नंबर है. अगर एक भी पावर होल नंबर नहीं है तो ये इट इज नॉट अ होल नंबर. तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन. तो ये फंक्शन तो रहेगा लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं रहेगा. तो इसका ये, इससे मैं ये समझाना चाहता था कि 4 बार अगर होल नंबर आ रहा है तो वो 4 बार होल नंबर भी, अगर एक बार नॉट होल नंबर आ गई पावर, तो ये 4 बार होल नंबर आना भी बेकार हो जाएगा. इस 4 बार होल नंबर आने की वजह से वो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर होल नंबर उसमें नहीं आया तो वो फंक्शन नॉट पोलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा. एक कंडीशन, अगर एक बार भी कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर गया किसी भी टर्म में, तो उसको बोलेंगे नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, राइट. So this example of hx is a not polynomial function. So why it is not a polynomial function? So why it is not polynomial function? So this is what I have explained here. Why it is not a polynomial function? Because its power 2/3 is not a whole number. And to be a polynomial function, we must know that the power of variable must be a whole number, right? I hope this polynomial function is clear to you now. Now let's move to the next function. Look at this. The name of the next function is rational function. So what is rational function? So basically rational function उसका नाम ही हमें यहाँ से सजेस्ट कर रहा है जो फंक्शन रेशियो की फॉर्म में हो. सपोज रेशनल फंक्शन, एक फंक्शन है मेरे पास x+2, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है x+2, और एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है मेरे पास x3x² प्लस 4x प्लस 5, राइट. So if these two functions is the ratio form, so एक function मेरे पास ये था, suppose that function is fx, this function is fx, and suppose this function is gx. So if I take the two functions in the ratio, दो polynomial function को ratio की form में ले लेता हूँ, numerator और denominator में रख देता हूँ, right? So then that function is called as rational function. उस function को rational function बोलेंगे, right? So look at this. If it is written fx upon gx, where fx and gx are polynomial function of x. अगर ये polynomial function है, this is a polynomial function, right? And this is also the polynomial function, right? Define in domain where gx, the most important condition यहाँ पे given है, gx 0 नहीं होना चाहिए. जो रेशनल फंक्शन में, तो हमें रेशियो में जो नंबर लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, otherwise it will become undefined, right? So I hope that function is clear to you. Now look at this next function. The name of this next function is modulus function. Very important function, modulus function. The modulus function, the functions f semicolon r tends to r defined by fx is equals to x for each x belongs to r is called modulus function for each non-negative value of x. Fx is equal to x, but for negative values of x, the value of fx is negative of the value of x. That is, fx is equals to this. Okay, so let me explain this very important function, modulus function, to you here. So this two dot is called as semicolon, जो इन्होंने यहाँ पे यूज किया था, right? And this arrow used here is called as tends to. Okay, now come to the modulus function here. So the modulus function को सबसे पहले हम लोग देखते हैं. Modulus function is from real number to real number defined by fx equal to x mod. इसको बोलते हैं mod. तो सबसे पहली चीज इन्होंने modulus function को define कैसे करते हैं. Modulus function is defined as fx is equal to, let me write it on this side. So modulus function को डिफाइन करते हैं fx is equal to, ऐसे हम लोग लिखते हैं x inside this, ये जो ये ब्रैकेट टाइप बनाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट,
सो ब्रैकेट ऐसे होते हैं, अगर इनको बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाए, सो दिस इज द नोटेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स मोड, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स का मॉडुलस, राइट। ओके, फॉर ईच x is called modulus function. So this function is called modulus function. Fx is called as modulus function and it is denoted by x and this like this. इसको x को ऐसे ब्रैकेट्स में इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस के बीच में ऐसे पुट कर दिया, then it is called as modulus function, right? So now let me explain this. What is the meaning of these lines here? For each non-negative value of x, for each non-negative value of x, fx is equal to x. So let me explain this thing to you with the help of example. ये लाइन आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। वो ये कह रहे हैं फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट जीरो। x की वैल्यू अगर जीरो होगी, x की वैल्यू नॉन नेगेटिव मतलब 1 होगी, या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव है, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, और ऐसे मॉडुलस फंक्शन लगा होगा उसके सामने, या ऐसे 5 होगी, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, fx इज इक्वल टू x, fx x के इक्वल हो जाएगा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो fx किसके इक्वल होगा, x के, राइट। क्या मतलब है इस लाइन का, ये समझा देता हूं। देखो 0 है x की वैल्यू, तो ये fx है, दिस मॉडुलस, दिस इज fx। ये क्या लिखा है मैंने, fx लिखा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू x के ही इक्वल होगी, 0। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 है, तो मॉडुलस ऑफ 1 क्या आएगा, ये x के ही इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। सो मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 3 इज 3, सिमिलरली 4, एंड मॉडुलस ऑफ 5 इज 5, अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो, राइट। So this is the meaning of this line. Now look at this line. But for negative values of x, the value of fx is negative of the value of x. इसमें ये कह रहे हैं, इस लाइन को समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू तो आपको समझ में आएगी ये कहना क्या चाहता है। इसमें कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, लुक एट दिस। इन पंक्तियों में कवि ये कह रहा है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज है, जैसे -1, x की वैल्यू इन मॉडुलस के साइन के अंदर -1 आ गई, या -2 आ गई, या -3 आ गई, ठीक है, नेगेटिव में वैल्यूज आ गई। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, उस केस में हमें क्या मिलेगा। तो हमने चेक किया अंदर नेगेटिव वैल्यूज थी, तो इसमें ये कहना चाह रहा है अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गई, सो द नेगेटिव तो क्या लेना है fx को, यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, fx इज द नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, तो fx उसका वैल्यू का नेगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या है -1, तो fx, ये fx ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। सो ऑल दिस आर द fx, मोड लग गया तो fx हो गया। तो ये कह रहा है इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव मींस इसके सामने माइनस साइन लगेगा। तो जो x था, x क्या था हमारे पास -1, तो -1 के सामने क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में बताया है नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू थी -1, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, इट कम्स आउट टू बी 1, राइट। सो लुक एट दिस सेकंड एग्जांपल। ये आपको थोड़ा कुछ अभी समझ में नहीं आया अगर, तो सेकंड एग्जांपल देखिए। x की वैल्यू क्या है, -2, मॉडुलस के अंदर रखी हुई है, ठीक है, -2 को यहां रख लिया। डेफिनेशन कहती है अगर अंदर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन है, तो ये बाहर क्या वैल्यू देगा, ये नेगेटिव ऑफ x देगा। तो x तो -2 था, उसके सामने नेगेटिव साइन लगा देगा, ठीक है। तो -2 इंटू माइनस विल बिकम 2। लुक एट दिस -3, तो -3 क्या होगा, -3 कम्स आउट टू बी 3। सो बेसिकली ये करता क्या है मॉडुलस फंक्शन, आपको मैं बता दूं अब यहाँ पे। सो मॉडुलस फंक्शन की दुश्मनी चल रही है नेगेटिव साइन के साथ। माइनस जो साइन होता है, नेगेटिव का जो साइन होता है, इन दोनों की मॉडुलस फंक्शन और नेगेटिव साइन की बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है, ठीक है। अब इस मॉडुलस फंक्शन को जहां पे भी नेगेटिव साइन मिल जाता है उसको खत्म कर देता है। मॉडुलस फंक्शन क्या काम करता है, नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, नेगेटिव को कैसे मारा जा सकता है, नेगेटिव साइन को कैसे खत्म किया जा सकता है,
तो इसने सोचा अगर नेगेटिव साइन को मुझे खत्म करना है तो इसकी नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन इज द एनिमी ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, राइट। अब इसने इसको क्या किया, मॉडुलस फंक्शन करता क्या है बेसिकली, इसकी प्रोसेसिंग क्या है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं, इसको नेगेटिव साइन को खत्म करना था। ये खत्म कैसे होगा, खत्म करने का मतलब है नेगेटिव को खत्म करने का मतलब है कि उसको पॉजिटिव बना देना है। तो उसने देखा नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊं, तो ये क्या करता है, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता है। जहां पे भी इसको माइनस मिला उसको ये खत्म कर देता है। कैसे, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है उसकी, तो माइनस इंटू माइनस इट बिकम प्लस, तो प्लस बन जाता है। तो जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे -4 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये फंस गया मॉडुलस फंक्शन के बीच में। तो माइनस नेगेटिव नंबर है और मॉडुलस फंक्शन के बीच में फंस गया है, दोनों की दुश्मनी चली आ रही है और मॉडुलस फंक्शन इसको खत्म करेगा नेगेटिव को। इसकी 4 से कोई दुश्मनी नहीं है, इसकी दुश्मनी है नेगेटिव साइन से। नेगेटिव साइन इसको पसंद नहीं है, उसको खत्म करता है, ठीक है। अब ये माइनस का जो साइन है कैसे खत्म करेगा, -4 है तो ये क्या करेगा, इस माइनस को खत्म कर देगा, बाहर क्या देगा हमें, केवल 4। सो नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ -4 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, राइट। ठीक इसी तरह से व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -5, -5 अगर मॉडुलस के बीच में फंस गया तो क्या मिलेगा बाहर, ये मिलेगा 5, ठीक है। इसी तरह से आई होप यू अंडरस्टूड दैट थिंग्स नाउ, लेट मी क्लियर ऑल दैट थिंग्स, लेट मी समराइज दिस मॉडुलस फंक्शन टू यू। इसको यहाँ पे समराइज कर देता हूं मैं, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे अभी। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ये 0 का मोड है तो ये 0 के इक्वल ही आएगा, अगर 1 का मोड है तो 1 के इक्वल ही आएगा फंक्शन, अगर ये -1 का मोड है तो इसको नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देता है तो ये 1 ही मिलता है हमें। और कैसे एलिमिनेट करता है मैं बता चुका हूं, माइनस साइन लगा देता है उसके सामने। अगर ये -2 का मोड है तो अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो इसको बाहर पॉजिटिव ही नंबर देना है। इसका जो फेवरेट नंबर है, इसके पॉजिटिव नंबर ही इसके फेवरेट है, उन्हीं को ये हमेशा बताता है, उन्हीं को देता है। अगर कोई माइनस आ भी गया बाई चांस इसके बीच में तो उस माइनस को हटा देता है। तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो इसे सबसे पहले चेक करता है, अरे 3 आ रहा है, 3 पॉजिटिव है, तो कहता है यस 3 ले लो 3। अगर इसने देखा -3 आ रहा है मॉडुलस साइन में, तो ये क्या करेगा, -3, इसने देखा अरे नेगेटिव नंबर आ गया लेकिन मुझे तो पॉजिटिव देना है, इसको बताना 3 ही है। अब ये 3 बताए कैसे, तो क्या करेगा, इस -3 के सामने एक माइनस साइन और लगा देगा तो ये बन जाएगा +3। तो -3 को +3 कैसे बनाया इसने, एक माइनस साइन लगा दिया। सो दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब आपको यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये बना हुआ, ये क्या बना रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, दिस थिंग। ये अगर आप देखेंगे दिस थिंग हियर, ये इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट ऑन दिस पेज, नेक्स्ट पेज। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो फंक्शन होगा वो या तो x के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इट इज रिटन लाइक दिस, या -x होगा when x is greater than equal to 0 and when x is less than 0। so let me tell you the meaning of this thing। so basically ये फंक्शन है, ये x के इक्वल भी हो सकता है और -x के। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो x के इक्वल भी हो सकता है और जो फंक्शन है वो -x के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन x भी हो सकता है, -x भी। इसमें कंडीशंस हैं। सो ये x के इक्वल कब होगा फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शन को क्या लेंगे, fx को x के इक्वल लेंगे इन दिस कंडीशन, राइट। एंड इन द सेकंड कंडीशन fx किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल। किस कंडीशन में, जब यहाँ पे देखेंगे आप x की वैल्यू 0 से छोटी, मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये बताना चाहता था उसमें, यहाँ पे जो दे रखा है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, दिस थिंग। लेट मी एक्सप्लेन दिस, कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी, x अगर 2 होगा तो फंक्शन भी क्या होगा, फंक्शन भी 2 के ही इक्वल होगा, फंक्शन भी x के इक्वल होगा। क्योंकि कब, जब ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव है तो फंक्शन भी 2 ही होगा। इफ x इज 2 इन दैट केस fx इज ऑल्सो 2, राइट। अब यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट से ये कहना चाहता है, इफ x इज, सपोज x इज -5, अगर x -5 होगा देन इन दैट केस fx किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है fx -x के इक्वल होगा।
तो माइनस एक्स का मतलब एक्स क्या है 5 है, -5 है, तो माइनस एक्स क्या आएगा प्लस का 5, तो फंक्शन 5 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तब भी फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव होगी तब भी पॉजिटिव देगा। सो नाउ लुक एट द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन हियर. The graph of the modulus function. Look at the graph of the modulus function. The graph of the modulus function is given in this figure here 2.13. So if you look at the graph here, यहाँ पे graph अगर आप देखेंगे तो एक graph it is like a V shape. V shape का ग्राफ आता है इसका हमेशा। ये कैसे ड्रॉ किया है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल टू यू। ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। सो लेट अस फाइंड दैट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स फाइंड करते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, राइट। सो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? ये मॉडुलस फंक्शन ये होता है fx, इसको x के मोड से डिनोट करते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज इट्स ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगर x को 0 लेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस केस? y मींस fx। fx की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? सर 0। यस, इट्स 0। 0 x को 0 रखेंगे तो ये 0 आएगी, इट्स 0। यस, राइट। इफ x is 1, so what is the value of y? What is the mode of 1? 1। ओके, 2 होगा तो ओके, -2 होगा तो 2। यस, राइट। ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा। और -1 होगा तो 1. yes, right, it's 1. Okay, now look at this graph here. If x is 0, then y is 0. If x is 1, so then y is 1. If x is 2, in that case y is 2, right? If x is -1, so -1 का मोड it always comes out to be positive. -1 पे y की वैल्यू 1 ही आएगी। Similarly, if it is -2, then y value is 2 again, right? Let me change it again. हाँ, अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू भी 4 होगी, राइट? अगर x की वैल्यू 6 होगी, सपोज x की वैल्यू ले लेते हैं -6, इसको -6 कर देता हूं, सो देन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 6। एंड इफ x is -4, so then what is the value of y? It's 4, right? So let me mark this point on the number line on this Cartesian plane. 0, 0 कहां पे आएगा? यहां पे आएगा, ठीक है। ये देखो सेकंड पॉइंट 2, 2, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो पॉइंट आएगा यहां पे। 4, 4 ये वाला पॉइंट आएगा यहां पे, राइट। -2, -2 और y की वैल्यू 2, पॉइंट इज हियर। -4 पे 4, पॉइंट इज हियर। -6 पे 6, पॉइंट इज हियर। एंड इफ यू ड्रॉ मेक अ लाइन passing through these points, then this is the graph for the modulus function. It is always in the shape of v. ये v की shape में रहता है ग्राफ हमेशा, right? So this is the graph for the modulus function. I hope this graph is clear to you now. And modulus function is represented like this: fx is equal to mod x, right? So this y is the function in this case, fx, right? So it is in the shape of v. So very important function. Now let's move to the next function. Signum function, the function f tends to r defined by fx is equals to 1, comma if x is greater than 0, 0, comma if x is equals to 0, -1, comma if x less than 0 is called the signum function. The domain of the signum function is R and the range is the set bracket -1, comma 0, comma 1, close bracket. The graph of the signum function is given by the figure 2.14. Okay, the graph we will discuss it later. So let me explain this function to you first. So let me explain this, the written things with the help of the example to you first. Suppose let me explain it with the help of arrow diagram to you. Then it is little bit clear to you. So look at this. Suppose it is a set A and this is set B, right?
and in this set A there are all the real numbers are written 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 and so on, right? So real number लिखे हुए हैं सेट ए के अंदर और रियल नंबर लिखे हुए हैं सेट बी के अंदर। सेट बी के अंदर भी रियल नंबर है, इट्स 0, इट्स 1 2 3 and so on and -1 -2 -3 and so on. So according to the definition of the signum function, तो signum function की definition एक बार आपको बताऊं यहाँ पे मैं। Look at this function, signum function here. So it is given in the question that signum function is having only the 3 values. इसकी केवल 3 ही वैल्यूज होती हैं signum function की। एक वैल्यू होती है 1, या तो ये 1 के इक्वल होता है, या ये 0 के इक्वल होता है, या ये -1 के इक्वल होता है। So this function is having only the 3 values. Either fx is equal to, या तो ये 1 होता है fx, या ये 0 के इक्वल होता है, या ये fx -1 के इक्वल होता है। सो बेसिकली सिग्नम फंक्शन की 3 ही वैल्यू आती हैं, या तो ये 1 होगा, या 0 होगा, या -1 होगा। किस कंडीशन पे? अगर x की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन 0 होगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी का मतलब है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, तो ये फंक्शन 1 के इक्वल रहेगा। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन -1 के इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए इट इज 1, फॉर 0 इट इज 0 एंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स इट इज -1, ये -1 के इक्वल होगा। तो इसकी केवल 3 ही वैल्यूज आती हैं, राइट? नाउ लेट मी कनेक्ट दिस कंसेप्ट विद द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो देखो 0, अगर x 0 है तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन 0 होगा, राइट? अगर x -1 है तो फंक्शन क्या होगा? -1। क्या फंक्शन की केवल 3 ही वैल्यूज आएंगी, या तो ये -1 के इक्वल होगा, या तो ये 0 के इक्वल होगा, या तो ये 1 के इक्वल होगा। इसकी 3 ही वैल्यूज अटेंड करता है ये, ठीक है? अगर फंक्शन -2 होगा तो क्या आएगा? इफ x इज -2, यहां पे x लिखा हुआ है इसके अंदर, राइट? और ये fx है, दिस इज द फंक्शन इन सेट p, राइट? इफ इट इज -2 तो तब भी ये -1 के इक्वल ही आएगा। अगर ये -3 है x तो फंक्शन -1 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये फंक्शन -1 ही होता है, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, राइट? I think this thing is little bit clear to you. And if x is 1, अगर x 1 होगा, so what is fx? तो ये 1 के इक्वल होगा। अगर x2 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, x3 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, x4 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, x5 होगा तब भी ये 1 के इक्वल ही होगा, right? So I hope this diagram is now little bit clear to you. So what is the domain in this case? इस केस में डोमेन क्या होगा? all the elements of set. ऑल द एलिमेंट्स, यस। डोमेन का मतलब होता है सेट ए के एलिमेंट या एक्स की वैल्यू, इसके अंदर रियल नंबर्स हैं। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर इन रिलेशन, तो सारे सेट रिलेशन में होंगे, सो डोमेन होगा यहाँ पे रियल नंबर, ऑल द एलिमेंट्स, राइट? एंड व्हाट इज रेंज इन दिस केस? -1 0 and 1. यस, एब्सोल्युटली राइट। तो रेंज होता है एलिमेंट सेट बी के जो रिलेशन में हो। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है? रिलेशन में यहाँ पे केवल 3 ही एलिमेंट है, -1 0 और 1। तो रेंज के अंदर आएगा -1 0 एंड 1, राइट? एंड इफ यू रीड दिस लाइन नाउ, ये वाली लाइन अगर आप रीड करेंगे, द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज R, तो ये आपको समझ में आया ये R कैसे आया? एंड द रेंज इज द सेट -1 0 एंड 1, तो आपको ये भी समझ में आया रेंज कैसे हमने फाइंड आउट की है यहाँ पे, और डोमेन कैसे फाइंड आउट की है। ये मैंने रेंज और डोमेन समझाने के लिए आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, राइट? एंड दिस फंक्शन इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू। सो बेसिकली सिग्नम फंक्शन इज having only the 3 values 0 1 and -1, right? So now look at this figure 2.14. If you look at this figure 2.14 here, so this is the diagram for the signum function. ये signum function के लिए डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे देखेंगे तो ये देखो ये डिफाइन है। यहाँ पे सिग्नम फंक्शन को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू
mod of x अपॉन x, राइट। इसका मतलब क्या है, देखो अगर x को 0 लेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी, तो x को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब ये बताता हूं मैं आपको, हाँ 0 नहीं लेंगे। देखो जब x mod x आपका किसके इक्वल हो सकता है, दो वैल्यूज के इक्वल हो सकता है, या तो x के इक्वल, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या मोड एक्स आपका जो मॉडुलस फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या तो ये माइनस एक्स के इक्वल होगा, कब, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए लेते हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स क्या आएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, यहाँ पे देखिएगा एफ एक्स निकालूं अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो मोड एक्स है यहाँ पे, मोड एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो या तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए निकालते हैं, इसके लिए एफ एक्स, इस केस में एफ एक्स क्या आएगा, देखो मोड एक्स किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है, तो ये क्या है, मोड एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स, और नीचे क्या है एक्स, तो या तो ये -1 के इक्वल आएगा। और अब जब हम लोग एक्स को 0 लेंगे इस केस में, तो 0/0 फॉर्म बनेगी यहाँ, ठीक है, 0/0 फॉर्म, सो दैट फॉर्म इज अनडिफाइंड, राइट। तो इसको 0 पे हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आइए, लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, डायग्राम समझाता हूँ कैसे बना है। तो देखो 0 पे तो ये 0 है, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट बनाया, तो 0 पे ये नहीं लेना, -1 नहीं लेना। देखो ये अगर 1 होता यहाँ पे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होती, फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 ही रहती है, y की वैल्यू 2 पे 1 ही रहती है, 3 पे 1 ही रहती है, तो ये एक लाइन बना दी है, तो एक लाइन यहां से ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखिए, नेगेटिव अगर x -1 होगा, सो व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स तो -1 होगा। अगर ये -2 होगा तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1 फिक्स रहता है, -3 के लिए -1, सो एक ये लाइन बना दी है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द लाइन, यहां से लाइन ड्रॉ की, सो इट हैपन, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए, एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, तो ये 1 आया है और -1 आया है, तो 0 के लिए थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ उसको। तो ये जो फंक्शन है, ये मॉडुलस, ये सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन, सिंघम, सिंघम फंक्शन, सिंघम नहीं, सिंघम तो मूवी है, सिंघम नहीं है, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, तो इसको बच्चे सिंघम फंक्शन भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। ये जो एफ एक्स है मोड एक्स अपॉन एक्स, ये किस वैल्यू के लिए होगा, जब x ग्रेटर 0 के लिए डिफाइन आ रहा है और x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू 1 आ रही है, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव आ रहा है। और इसको मैं यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकता हूं, एंड, इसके साथ एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा, कब, इफ x इज इक्वल टू 0, x अगर 0, तो ये दो कंडीशन जो निकाली थी, ये किसके लिए निकाली थी, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो 0 के लिए मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था, तो 0 के लिए क्या होगा, ये फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया है। 0 के लिए दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0 इफ x इज 0, राइट। आई होप दिस फंक्शन इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन एंड what is its, how to draw its graph, and whatever the values the signum function got, signum function या तो 1 या -1 या 0, right। Now look at this next function here, the name of this function is greatest integer function, so this is also a very important function here, greatest integer function. Greatest integer function, the function f colon r tends to r defined by fx is equals to x, x belongs to r, assumes the value of less than or equal to x. Such a function is called the greatest integer function. From the function x, we can see that x is equals to -1, -1 less than or equal to x or less than 0. X is equals to 0 for 0 less than or equal to x or less than 1. X is equals to 1 for 1 less than or equal to x or less than 2. X is equals to 2 for 2 less than or equal to x or less than 2, and so on. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। इसमें मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आई इसको रीड करने पे, तो फंक्शन को जो डिनोट करते हैं, नाम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। पहली चीज ये समझ में आई, फंक्शन एफ है रियल नंबर से रियल नंबर का, राइट।
रियल नंबर टू रियल नंबर का मतलब है सेट ए के अंदर भी रियल नंबर, सेट बी के अंदर भी रियल नंबर। तो रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर के साथ है। ठीक है, पहली चीज उसमें इसमें ये समझ में आई, ये जो एफ एक्स लिखा है इसने ऐसे लिखा है, जो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है एफ एक्स, इसका सिंबल मुझे समझ में आया। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, राइट, लाइक दिस, इट इज इक्वल टू एक्स, ऐसे, राइट। इट इज एज यू रिमेंबर दैट वी हैव डिस्कस द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स ऐसे इस तरह से रखा जाता था। तो इस तरह से जब इसको बंद करेंगे लाइक दिस इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ऐसे इसको रखेंगे तो देन दिस इज मॉडुलस। तो इनके इसी से हम लोग पहचान सकते हैं इनको कि ये मॉडुलस फंक्शन है या एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। सो मॉडुलस फंक्शन था, इस तरह से लिखते थे। इसको लिखते हैं ब्रैकेट बना के, देख क्लोज ब्रैकेट की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये क्लोज ब्रैकेट की तरह लिखा जाता है, राइट। नाउ इफ वी मूव फर्दर, x बिलोंग्स टू r, x यहाँ पे रियल नंबर होगा। तो इस फंक्शन को मैं आपको समझा दूं पहले, कहना क्या चाह रहा है इसमें, एंड व्हाट इज दिस फंक्शन। तो x की वैल्यू रियल नंबर होगा तो x 0 हो सकता है, ठीक है, x 1 हो सकता है, ठीक है, x 2 हो सकता है, ओके, हाँ हो सकता है। x की वैल्यू, अब ये फंक्शन आएगा क्या इन वैल्यूज पे, x की वैल्यू -1 हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, यस रियल नंबर है तो ये वैल्यूज भी हो सकती है। तो ये वैल्यूज, ये फंक्शन आएगा क्या यहाँ पे। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने, x की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, लेट मी राइट इट हियर, इट इज सपोज इफ इट इज 0.3, ये भी तो रियल नंबर है, x 0.3 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 2.9 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। और x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। सो नेगेटिव मतलब अगर मैं लिखूं -0.7 लिख देता हूं, ओके, माइनस में भी हो सकता है -1.3, ठीक है। और x की वैल्यू रियल नंबर हमारा इस ब्रैकेट्स में -4.8 भी हो सकता है, लाइक दिस। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन, कैसे काम करता है, एंड देन वी विल मूव टू द डेफिनेशन। फिर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, वट एवर रिटन देयर। अब देखिए, अगर ये 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, इसका नाम है इंटीजर फंक्शन, इंटीजर इसके फंक्शन में यूज हुआ है, राइट। तो इस फंक्शन का वर्क है, ये फंक्शन हमेशा ऑलवेज इंटीजर वैल्यू ही देता है, इट ऑलवेज गिव्स द इंटीजर आउटसाइड, राइट। इट इज लाइक इन द मॉडुलस फंक्शन, इट ऑलवेज गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू आउटसाइड। जो मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता था बाहर, ठीक इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा बाहर इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू देता है। ये पहली चीज, ये आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर अंदर इंटीजर हो या अंदर इंटीजर ना हो, x की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है तो 0 इंटीजर है, और ये 0.3 इंटीजर नहीं है। अगर अंदर इंटीजर हो या इंटीजर ना हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करना है, इसको हमेशा इंटीजर ही देना है बाहर, इट ऑलवेज गिव्स द इंटीजर, राइट। हाउ, लुक एट दिस, अगर अंदर ये चेक करता है, अंदर इंटीजर लिखा हुआ है, 0 इज इंटीजर, यस अंदर 0 इंटीजर है, तो ये बाहर 0 वैल्यू दे देगा, ठीक है। चेक करेगा 1 इज इंटीजर, यस 1 इंटीजर होता है, तो ये बाहर 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें फंक्शन की वैल्यू 2 है, अगर अंदर x की वैल्यू 2 है तो ये चेक करेगा 2 इंटीजर है क्या, तो अगर इंटीजर है तो बाहर एज इट इज इंटीजर हमें दे देगा। तो ये क्या है, ये fx की वैल्यूज है, fx इज 0, it's 1, it's 2, right? Look at this, if it is -1, is -1 integer? Yes, it's integer, तो इसको बाहर same as it is integer बाहर हमें दे देगा। -2 integer है, yes -2 दे देगा। -3 integer है, -3 integer हमें यहाँ पे बाहर दे देगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ जाएगा। देखिए 0.3, क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या देना है बाहर, इसको बाहर देना है इंटीजर, ठीक है। इसको मैं इधर ले लेता हूं, इसको बाहर इंटीजर देना है। अब ये 0.3 किन इंटीजर्स के बीच में फंसा हुआ है, चेक करते हैं। 0.3 कहां पे लाई करता है, 0 यहां पे है,
1 यहां पे है, 2 -2। इसको अगर मैं इंटीजर लाइन बनाऊं यहां पे, सपोज दिस इज द इंटीजर लाइन, इट इज 0, यहां पे 1 होता है, यहां पे 2 होता है, यहां पे -1 होता है। तो ये तो इंटीजर है, अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर इंटीजर मिल जाएगा, वो तो सिंपल सी बात समझ में आ गई। अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो 0.3 देखो कहां पे लाई कर रहा है, 0.3 यहां पे लाई करेगा, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे, ठीक है, 0.3 लाई करेगा यहां पे, ठीक है, इट इज 0.3 हियर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बाहर इंटीजर ही देना है, तो इसके पास दो चॉइस है। सो 0.3 को या तो 0 बना दे, 0 दे दे बाहर, क्योंकि 0.3 किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये या तो 1 दे दे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन हमें कहती है, नाउ कम टू द डेफिनेशन। अब आपको इसकी डेफिनेशन दिखाता हूं, डेफिनेशन क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 0.3 को लिख देंगे। सो 0.3 की डेफिनेशन देखिए, assume the value of the greatest integer, राइट। ये दो वैल्यूज देता है, लेस देन या तो छोटी और इक्वल टू एक्स। अगर अंदर इंटीजर है तो इक्वल टू एक्स देगा, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इक्वल टू एक्स वाला केस कर लिया है। तो अंदर इंटीजर था तो बाहर एक्स के इक्वल दे दिया, इक्वल टू एक्स। अंदर 1 था तो इक्वल टू 1, 2 था तो 2 आ गया, -1 था तो -1 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया। लुक एट दिस, ये लाइन दे अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेस देन, तो लेस देन का साइन देख रहे हैं। तो या अब जो दो इंटीजर्स के बीच में फंसा हुआ है 0.3, तो लेस देन 0.3 से लेस देन छोटा कौन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन कहती है तो हमें हमेशा छोटा वाला इंटीजर लेना है। तो आप देखिए 0.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 0, 1 तो बड़ा है, तो हमें लेस देन लेना है, 0.3 से लेस देन इंटीजर 0, राइट। कुछ समझ में आया। 1.6 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में, तो ये कौन सा इंटीजर देगा, 1 देगा या 2 देगा, ये 1 के इक्वल दे देगा, 1.6 को 1 कर देगा, राइट। 2.9 2 और 3 के बीच में है, सो विच इज स्मॉलर, लेस देन, 2.9 से लेस देन कौन है, डेफिनेशन कहती है 2.9 से लेस देन इंटीजर लेना है। तो लेस देन इंटीजर कौन है 2.9 से, 2.9 से लेस देन इंटीजर 2 है, ठीक है। अब देखिए 0.7 -0.7 कहां पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 और -1 के बीच में, यहां पे इट इज -0.7। सो इट इज इन बिटवीन द टू इंटीजर्स, -1 और 0। अब -0.7 से लेस देन इंटीजर कौन सा है, -1 है या 0, -1 है, तो यहां पे इसका आंसर आएगा -1। देखो -1.3 से छोटा 1.3 देख लो कहां पे लाई करेगा, -1.3 यहां पे लाई करेगा, किस किस के बीच में आ रहा है, -2 और -1 के। तो -1.3 से छोटा इंटीजर लेस देन कौन सा है, -2 छोटा है या -1, -2 छोटा है, तो यहां पे -2 आ जाएगा। सिमिलरली -4.8 से छोटा इंटीजर -5 होता है, राइट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, छोटा लेता है एंड दैट सच फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रॉम द डेफिनेशन x we have can see that, तो हमें मिला यहाँ पे देखो, अगर -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या मिलेगा, -1। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो कौन सा मिलेगा, 0, छोटे वाला, तो किसके इक्वल होगा, छोटे वाले के। 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 के, लेस देन। 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो 2 के इक्वल, -1 के, 1 के इक्वल। आई होप दिस फंक्शन इज नाउ लिटिल बिट क्लियर टू यू, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड हाउ इट वर्क। Now look at this graph of this greatest integer function here. The graph of the function is shown here. तो यहाँ पे ग्राफ इसका आप अगर आप देखेंगे, so let me explain this graph to you. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ कैसे बना है। तो देखिए इस तरह से बना हुआ है कुछ ऐसे, like this, एक लाइन बनाई है, ऐसे ऐसे लाइन सी बनी हुई है, एक लाइन ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, ठीक है। और आपने इसमें आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई होगी, यहाँ पे सर्कल टाइप बना हुआ है इस तरह से। तो इसका मतलब होता है जैसे ये ओपन सर्कल है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। अगर इस तरह का ओपन सर्कल है तो मतलब वो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसमें मैं इसको आप समझाऊं अगर आपको, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3, इससे नंबर लाइन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है और इस पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो एक छोटी सी बेसिक सी चीज समझा के आपको फिर
ग्राफ पे आते हैं हम लोग, ग्राफ कैसे बनाए। तो देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो अब इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं आपको, जब ये ओपन बना हुआ है, ओपन सर्कल यहाँ पे, इसका मतलब है 4 को इंक्लूड नहीं करना है, राइट। इसका मतलब है 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, और यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैल्यूज 3 कहाँ पे इंक्लूड होगा, फिर 3 होगा इस वाले ग्राफ, इस वाले में इंक्लूड। तो ये जो है यहाँ पे, ये इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 4 से छोटी। इस लाइन का मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी, यहाँ पे 2 अगर मैं ले लूं, 2 से बड़ी या उसके इक्वल और 3 से छोटी, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बना रखा तो इसका मतलब है यहाँ पे डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है। तो ये चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर सेट्स में डिटेल में, कि ये कैसे हम लोगों को इंक्लूड करते हैं वैल्यूज को इंटरवल्स में, राइट। नाउ लुक एट दिस ग्राफ हियर। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो जो इंटीजर की जो वैल्यू आती है, जैसे आप देखेंगे 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी, ऑल द वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 3, जैसे 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, 2.4 हो, तो वैल्यूज क्या अटेंड करेंगी, हमेशा 2 ही अटेंड करेंगी, ठीक है। इसको ग्राफ को थोड़ा सा और मैं इधर बना देता हूं यहाँ पे। इफ यू लुक एट दिस, एक लाइन मैंने यहां से बना दी है, और इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पे मीट करा देता हूं, ठीक है। ये मैंने वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। इसका ग्राफ समझना पड़ेगा आपको, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। सो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है जी। अब इसमें जो ग्राफ बना हुआ है इस तरह से बना हुआ है, 1, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें देखो, जब ये 2 वैल्यू अटेंड कर रहा है हमेशा, 2 वैल्यू इज 2 हियर, कहां पे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो x की वैल्यू 2 हो तब भी y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2.1 हो तब भी y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2.2 हो तब भी y क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 3.999 समथिंग तक, यहाँ पे x की वैल्यू 3.9 समथिंग है, तब भी x की वैल्यू 2 ही आ रही है। और 3 पे आते क्या हो जाएगी, 3 पे आती 3 हो जाएगी। और 3 से 4 के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे उन पे वैल्यू क्या रहेगी, उन पे वैल्यू y की हमेशा 3 ही रहेगी। देखो यहाँ से 3 ही है, यहाँ से यहाँ तक 4 तक 3 रहेगी। ठीक इसी तरह से 1 से लेके 2 तक वैल्यू 1 रहेगी। जितने भी नंबर 1 से लेके 2 तक 1, और 1 से आगे 2 से 2 तक नंबर की वैल्यू 1 रहेगी। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा। तो लुक एट दिस ग्राफ हियर नाउ। तो ये देखो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक वैल्यू क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है, और 2 पे आके 2 हो गई। यहां से फिर चला 2 से 3 तक, 2 से 3 तक वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अगर x की वैल्यू 2 से और 3 के बीच में लाई करेगी। 3 से 4 तक 3 रहेगी, तो लाइक दिस। और यहाँ पे -1 रहेगी कब तक, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए -1 रहेगी। देखो -1 है, 0 से -1 तक -1। -2 कहां तक रहेगी, -1 से छोटी वैल्यूज से 2 तक, -2 तक रहेगी, -2। -3 कब तक रहेगी, -2 से छोटी वैल्यूज अप टू -3। सो लाइक दिस इट इज द ग्राफ। और जो वैल्यूज यहाँ पे होंगी 0 और 1 के बीच में यहाँ पे, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, उनकी वैल्यू 0 ही आएगी, राइट। सो दिस इज अ ग्राफ हियर, and you need to draw this graph by your hand also, by taking all that things, then it will be more clear to you and then you understand it completely. अभी जरूरी नहीं है कि आपको एक ग्राफ कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, इट इज लिटिल बिट complicated and it is little bit complicated to understand it, and if you draw this graph for each and every value by yourself, by your hand, then you can understand it completely. So this is all about this topic, and in this topic we have discussed about the type of the functions here, right. Now let us apply this knowledge we have gained from here, the type of the function, to solve the questions from the exercise. Then this concept will be more clear to you after solving the questions, right. So now let's move to the exercise 2.3.